के बाद अब न्यूज एंड व्यूज का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपी पुलिस ने अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी के ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया है। शाइस्ता का शूटर के साथ वीडियो जारी होने के बाद इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर भी पुलिस ने इनाम घोषित किया है। इन तस्वीरों ने अब शाइस्ता को भी इनामी बदमाशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में नकाबपोश महिला थी शाइस्ता परवीन और उसके साथ नजर आ रहा था शूटर साबिर। ये वीडियो हत्याकांड से 5 दिन पहले का है। इसी के बाद से यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जयपाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और शाइस्ता परवीन को नामजद किया था। शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल कई ठिकानों पर दबिश डालने और सुराग लगाने के बाद भी वो हत्या नहीं चढ़ सकी है। वहीं अतीक अहमद से पूछताछ के लिए साबरमती जेल रवाना हुई है प्रयागराज और एसटीएफ की टीम। माना जा रहा है उमेश पाल मर्डर के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने साजिश रची। मर्डर की कई बार पहले भी कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर कर दिया गया। तो प्रयागराज मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके 1 घंटे पहले तक अतीक ने फेस टाइम पर शूटरों से बात की थी। अतीक अक्सर आईफोन के खास फीचर फेस टाइम से बात कर पुलिस को गच्चा देता था, क्योंकि इसके जरिए ट्रेस करना मुश्किल होता है। बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस से बचने के लिए आईफोन के खास फीचर फेस टाइम के जरिए एक दूसरे से संपर्क करते थे। एसटीएफ सूत्रों ने बताया अशरफ का साला सद्दाम जब बरेली जेल में उसे मिलने आता था तब फेस टाइम के माध्यम से साबरमती जेल में बंद अतीक से बातचीत कराता था। एसटीएफ सूत्रों का यह भी कहना है जब उमेश पाल की हत्या हुई उससे 1 घंटे पहले तक अतीक ने फेस टाइम पर शूटरों से बात की थी। एसटीएफ सूत्रों का कहना है अशरफ अपने लोगों की जमीनों पर उमेश पाल के हस्तक्षेप से भड़का हुआ था और अक्सर अतीक से इस बारे में बात करता था। हालांकि अतीक उसे हर बार जल्द सब ठीक करने की बात कहकर शांत करा देता था। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक लगभग 3 महीने से अतीक और अशरफ ने फेस टाइम के जरिए एक दूसरे से संपर्क शुरू कर दिया था। शायद यही वजह थी एसटीएफ उमेश पाल की हत्या की साजिश के बारे में पता नहीं लगा सकी। और देखिए अतीक अहमद से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। माफिया डॉन अतीक अहमद की प्रयागराज पुलिस से लेकर एसटीएफ तक काफी गहरी पैठ थी और इसी वजह से उसके गुर्गे अक्सर बच जाया करते थे। अतीक अहमद के खिलाफ मुख्तार अंसारी से ज्यादा मुकदमे थे, फिर भी कोई उसका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सका। वो जेल में बैठे बैठे अपनी सत्ता चलाता रहा। पुलिस और एसटीएफ में सेटिंग के चलते ही अतीक ने न सिर्फ अपने परिवार वालों को बचाए रखा, बल्कि उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी गैंग की तरह सख्त कार्रवाई भी होने नहीं दी। जब जब पुलिस का दबाव बढ़ता, अतीक धीरे धीरे अपने भाई अशरफ, बेटे उमर और दूसरे बेटे अली को कोर्ट में सरेंडर कराकर जेल भिजवाता रहा। बीते 6 साल में यूपी पुलिस ने मुख्तार के 6 गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर किया, जबकि अतीक के गैंग का कोई सदस्य नहीं मारा गया। मुख्तार गिरोह के 178 सदस्य गिरफ्तार हुए, लेकिन अतीक के सिर्फ 14 सदस्यों को पुलिस दबोच सकी। मुख्तार गिरोह के 167 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, पर अतीक के गिरोह के सिर्फ 68 सदस्यों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई। मुख्तार गैंग के 6 सदस्यों पर रासुका लगी, लेकिन अतीक के गैंग के एक भी सदस्य के खिलाफ रासुका की कार्रवाई नहीं हुई। देखिए लाइन फॉर जॉब घोटाले की आंच अब लालू यादव के परिवार को महसूस हो रही है। पहली बार ईडी ने अपनी कार्रवाई और एक्शन की डिटेल जारी करी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि यह घोटाला 600 करोड़ का है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर 24 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव की बेटियों के घर भी जांच टीम पहुंची थी। अब ईडी ने पूरी जांच और छापेमारी का ब्यौरा दिया है। ईडी ने बताया 1 करोड़ कैश, $1900, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है लैंड फॉर जॉब स्कैम में 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जांच से पता चला है पटना और इसके आसपास अवैध रूप से जमीनें लालू परिवार ने रेलवे में नौकरी के नाम पर ली थी।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि जमीन के 4 टुकड़ों को लालू यादव के परिवार ने सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदा था और इन्हीं जमीनों को आरजेडी के पूर्व एमएलए अबू दुजाना को 3.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। बताया ये भी गया जमीन का रेट इस समय 200 करोड़ का है। जमीनें देने और लेने वालों की पहचान कर ली गई है। देखिए, लालू परिवार पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगने के बाद तेजस्वी ने सफाई दी है। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ अफवाह फैला रही है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के ऊपर 600 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर सफाई देते हुए ट्वीट किया है। याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ के मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपा अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का हिसाब दे देते। तेजस्वी ने ट्वीट वाला वार किया तो वहीं ईडी के बाद सीबीआई भी पूछताछ के लिए तेजस्वी के घर पहुंची। सीबीआई ने तेजस्वी को समन भेजा, लेकिन तेजस्वी हाजिर नहीं हुए। सीबीआई के 2 अधिकारी कल तेजस्वी के घर भी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी घर नहीं मिले। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर अब सियासी संग्राम जारी है। देश देख रहा है और बिहार का बच्चा देख रहा है। आपको इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। उनका तो एक ही नारा था लालू यादव जी का, तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो देखिए, ईडी का फंदा पूरब से होता हुआ दक्षिण तक पहुंच चुका है। शराब कांड में ईडी ने सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी को एक बार फिर समन भेजा है और 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की विधायक बेटी की घर वापसी की। दिल्ली में ईडी की पूछताछ के बाद घर लौटी के कविता के समर्थकों ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। इससे पहले के कविता से ईडी ने लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद ईडी दफ्तर से निकली के कविता। कार में जो फ्रंट सीट पे आप ड्राइवर की को पैसेंजर सीट पे आप देख रहे हैं वो के कविता हैं और अभी वो ईडी दफ्तर से बाहर निकली हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको बता दें कि आज ईडी ने लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। दिल्ली सरकार का जो कथित शराब घोटाला है उस मामले को लेकर उनसे ये पूछताछ की थी और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था उसमें जो ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन लगाई थी उसमें दावा किया गया था कि कविता को इस पूरे घोटाले की जो जानकारी है वो थी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस पूरे घोटाले में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। In 2019, the work has started for 4,428 crores, and all the finances were sanctioned and released by Narendra Modi ji for done such a wonderful job where we can travel in 1.5 hours between Bangalore and Mysore. अब कर्नाटक में यातायात का पूरा आयाम बदलने वाला है। आज पीएम मोदी राज्य को मैसूर बेंगलुरु हाईवे समर्पित करने वाले हैं। हाईवे का काम 2019 में शुरू हुआ। हाईवे की लागत 8,480 करोड़ है। हाईवे का फायदा 1.5 घंटे में मैसूरू से बेंगलुरु पहुंचा जा सकेगा। कर्नाटक की यात्रा पर पीएम मोदी आज 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मांड्या में प्रमुख सड़क योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:15 बजे हुबली धारवाड़ में भी कई उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में इसी साल मई तक चुनाव होने हैं। ऐसे में इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां के विकास के एजेंडे की छाप ताजा करना चाहते हैं। इसी के तहत आज मोदी आईआईटी धारवाड़ को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज जिन उद्घाटनों से कर्नाटक और देश को तोहफा दिया जा रहा है उनमें से ज्यादातर की मंजूरी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही दी गई है। 2019 में आईआईटी धारवाड़ की आधारशिला, 850 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 20 करोड़ में बना। होसपेटे हुबली
तिनाई घाट खंड का विद्युतीकरण, होसपेटे स्टेशन के उन्नयन का लोकार्पण, हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन, जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र की आधारशिला। कर्नाटक का चुनाव पीएम मोदी के लिए बेहद अहम है। दरअसल बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत की सत्ता का गेटवे है और यहाँ फिलहाल बीजेपी की सरकार है। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि इसी साल के आखिर में तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं, जहाँ की राजनीति अभी से गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच में ईडी की पूछताछ को लेकर पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह मिशन दक्षिण पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह इस वक्त हैदराबाद में हैं और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सीआईएसएफ अपना स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मना रहा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ जवानों की परेड की सलामी भी ली है। ये सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस है और इसके अलावा भी आज गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम होने वाले हैं। तेलंगाना के बाद अमित शाह केरल दौरे पर भी जाएंगे, जहां एक जनसभा को गृह मंत्री संबोधित करेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयानों को निशाना बनाकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है और इसी कड़ी में साध्वी प्रज्ञा ने विदेशी मां वाला वार किया तो कांग्रेस तिलमिला गई। चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया। इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल का विरोध करते करते विवादित बयान दे डाला, जिस पर कांग्रेस खासी खफा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो प्रज्ञा ठाकुर को मानसिक विक्षिप्त तक बता डाला। प्रज्ञा ठाकुर नाम की महिला जो है वो मानसिक रूप से पूर्णतया विक्षिप्त है। हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में प्रज्ञा जी के क्या विचार हैं। हर व्यक्ति जानता है कि वो गोडसे की उपासक हैं। सर्वविदित है कि उन्होंने शहीद हेमंत करकरे के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह कैम्ब्रिज के अपने भाषण में भारत के लोकतंत्र पर खतरे का सवाल उठाया, उसके बाद से राहुल पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा है, जबकि कांग्रेस कह रही है राहुल ने विदेश में भारत का नाम बढ़ाया है। और आइए आप सीधा लिए चलते हैं हैदराबाद। अमित शाह इस वक्त हैदराबाद में ही मौजूद हैं और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे एक टिप्पणी की कि सीआईएसएफ की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी जहां पर आज सीआईएसएफ की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में सीआईएसएफ के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर पाएगी। मित्रों, सीआईएसएफ की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहाँ पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब ये विश्व सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे
तो अभी आप सुन रहे थे अमित शाह को हैदराबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के कानपुर देहात से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आग की लपटें एक परिवार के लिए लाक्षागृह बन गई। कानपुर देहात के रूरा इलाके में परिवार घर में सो रहा था, तभी अचानक घर में एक चिंगारी उठी और पूरा घर आग के गोले में तब्दील हो गया। घर को जलता देखकर आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि एक नवजात और उसकी दादी आग में झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की खबर मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, इसमें दैवीय आपदा के तहत जो भी मदद होगी वो दी जाएगी परिवार को, और जो मृतक हैं उनकी जो माता जी हैं वो ऑलरेडी उनको हम लोग ने हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जायज़ से जायज़ मदद होगी वो करी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घर में आग लगी, गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। घर का एक सदस्य शादी समारोह में गया था, बाकी सभी लोग घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। देश में गर्मी का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ कि अलग अलग जगहों से प्राकृतिक और इंसानी वजहों से आगजनी की घटनाएं आने भी लगी। ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो आपकी सजगता के लिए जाननी बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की, जहां फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग सिद्धि विनायक सोसाइटी की 4थी मंजिल पर मौजूद फ्लैट में लगी, जिसकी सूचना पर 3 फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक पर शनिवार शाम अचानक एक डीटीसी की लो फ्लोर बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आसपास अफरा तफरी मच गई। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पटना के बेउर थाने के तेज प्रताप नगर में शनिवार को दोपहर अचानक एक प्लास्टिक के पाइप गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और पूरे प्लास्टिक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। चलिए बात कर लेते हैं हादसों की। यूपी में टोल प्लाजा पर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, तो वहीं केरल में बेकाबू बस चर्च के गेट से टकरा गई। हादसे की तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले की है। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर जलालपुर इलाके में हौज खास टोल नाके पर गाड़ियां सामान्य रूप से आ जा रही थीं, लेकिन तभी अचानक पीछे से ट्रक आया और टोल पर खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक बार फिर इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। टोल पर 3 कारें खड़ी हैं, तभी पीछे से एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके भी पीछे आए एक बेकाबू ट्रक ने आगे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और ट्रक टोल पर खड़ी 3 कारों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे वो सीधे ट्रक से टकरा गया। हादसे की एक और तस्वीर देखिए। दरअसल केरल के पथानीमथिट्टा इलाके में राज्य ट्रांसपोर्ट की एक बस मोड़ के पास कार को ओवरटेक करने लगी। ओवरटेक करते वक्त एक दूसरी लेन में बस चली गई। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार आई और बस से टकरा गई। कार को देखकर ड्राइवर ने बस को बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की और कार से टकराते हुए बस सड़क किनारे बने चर्च के गेट से टकरा गई। देखिए, चीतों की जगह जंगल है और आखिरकार उन्हें अपना घर मिल ही गया। नामीबिया से लाए गए चीतों को 6 महीने तक बड़े बाड़ों में रखने के बाद जंगल में छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत 2 चीतों के छोड़े जाने से हुई है। कुछ इस तरह चीतों का जंगल प्रवेश हो गया। पहले नर ओबेन को पिंजरे से जंगल में छोड़ा गया और उसके कुछ ही देर बाद आशा की जंगल में एंट्री हुई। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कोना अभयारण्य की हैं। ये दोनों चीते उन्हीं 8 चीतों में शामिल हैं जिन्हें नाम्बिया से लाया गया था। इन्हें करीब 6 महीनों तक बाड़ों में रखने के बाद जंगल में छोड़ा गया है। अब ये खुद ही शिकार करेंगे। 8 चीतों के समूह के बाकी चीतों को भी चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा। इन 8 चीतों के अलावा दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को भी इस साल 18 फरवरी को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर अलग अलग बाड़ों में छोड़ा गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करीब 20 चीते हैं। भारत में विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजाति को 70 साल बाद नामीबिया से पीएम मोदी के जन्मदिन पर लाया गया था।
चीतों के आने के बाद से ही पर्यटक उन्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है। देखिए, तो बड़ा खुलासा अपने ही पिता के जरिए सेक्सुअल वायलेंस की शिकार रही है दिल्ली महिला आयोग की मुखिया स्वाति मालीवाल। ये बड़ा अपडेट उन्होंने बताया है। खुद उनकी जुबान से हुए इस खुलासे ने पूरे देश को स्तंभित कर दिया है। देश के कोने कोने से उनके लिए संवेदना के स्वर उभरने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवार्ड्स के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लेकिन इस मौके पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने जो कुछ बोला, उसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी। महिला आयोग की अध्यक्ष की साफ बीती ने पूरे देश की ओर से उनके लिए संवेदना की लहर पैदा कर दी। अगर स्वाति ने इस सत्य को स्वीकार किया है तो उसकी हिम्मत को दाद देना चाहती हूँ। सभी महिलाओं की तरफ से उसको मैं सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने साथ किसी अपने परिजन, खास तौर से पिता जैसे संबंधी के बारे में इतनी हिम्मत करके बोलना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह की घटना से वो गुजर चुकी हैं अगर, तो वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का उनके पिताजी का जो भी आचरण उनके साथ रहा। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां सियासी हलचल तेज है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं इस पूरी सियासत में ओवैसी की एंट्री भी अब हो गई है। के खिलाफ बोलने पर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो याद रखिए जेलें कम पड़ जाएंगी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश में बाड़मेर में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उनके बयानों में वैसी ही धार थी जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे। मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया और लेने का काम नहीं किया। राजस्थान में ओवैसी बरसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं। ओवैसी जी ने हमेशा ही मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक वोट का माध्यम समझा है। उनको मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। ऐसे ही तैश में आकर बड़े बड़े बयान देते हैं, उकसाते हैं उनको, ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की तरफ से उनको अलग रखा गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। ये सारे जो यहाँ लीडर हैं वो इसमें मुतफिका हैं कि जो कदम हम उठाने वाले हैं उसके साथ हैं। उसके बाद वहाँ पे जब ये सब मीटिंग्स होंगी हम लोग यहाँ पे फिर मुलाकात करेंगे और उसमें जो कुछ भी वहाँ पे होगा उसको सामने रख के हम लोग अगला कदम उठाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग रमज़ान शरीफ के बाद कश्मीर में भी सब लीडर्स की इसी तरह मीटिंग करेंगे। फर्स्ट वी विल मीट द नेशनल लीडर्स, देन वी विल डिसाइड वेदर वी हैव टू मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। दैट विल बी डिसाइडेड। धारा 370 के रहते जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि इस बार संसद सत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को उठाया जाए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मुलाकात की जाए और जरूरत पड़े तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने की कोशिश की जाए। हालांकि अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी बता रही है केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देते हुए वहां चुनाव कराने को लेकर विचार पहले से कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।